हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टॉप स्टडी हेल्थ। मैं हूं राधिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको हम दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम को फोकस रखते हुए बहुत अच्छे बनाए गए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस आजकल टेट एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर है, ठीक है। तो असर्शन आपका दिया गया है, विकास एक सतत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति सभी व्यक्तियों में एक समान होती है। देखिए, यहाँ में सबसे पहले क्या समझने की जरूरत है कि विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी सतत चलने वाली है और जीवन भर चलती है। जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी कि ये आपका सही है। विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान होती है। देखिए, विकास की जो गति होती है सभी व्यक्तियों या सभी बच्चों में बिल्कुल भी समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक एग्जांपल समझिए कि दो बच्चे एक ही एज के हैं, ठीक है। एक बच्चा क्या करता है, जल्दी बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, और एक बच्चा जल्दी चलना शुरू कर देता है। तो जरूरी नहीं दोनों ही 9 महीने में या 1 साल में चलना स्टार्ट कर दें, ठीक है। दोनों की जो गति है वो अलग ही होगी, यानी कि ये जो आपका रीजन है वो गलत है। अब ऑप्शंस देखिए, ए और आर दोनों सही हैं। जी नहीं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि दोनों सही हमारे नहीं है, हमारा सिर्फ असर्शन सही है, ठीक है। ए सही है और आर गलत है। जी बिल्कुल, सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यानी सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल बताता है कि विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है। देखिए, सफेलो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हेड, यानी कि आपका सिर। और जो कॉर्डल का मतलब है, इसका मतलब होता है नीचे, यानी पैरों की तरफ। पैरों की जो दिशा है उसकी बात करेंगे तो कॉर्डल इसका मतलब होता है, ठीक है। तो सफेलो कॉर्डल क्या होता है कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, अनुवांशिकता, विकास केवल अनुवांशिकता द्वारा तय होता है? जी नहीं। देखिए, विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि अनुवांशिकता से ही विकास होगा या इन्वायरमेंट आप अच्छा रखेंगे तो ही बच्चे का अच्छे से विकास होगा। इन दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। विकास केवल पर्यावरण द्वारा तय होता है? जी नहीं। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। ये आपका सही आंसर है, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? देखिए, बच्चा सबसे पहले सामाजिक व्यवहार को कहाँ से सीखता है? आपको सबको पता है अच्छे से कि वो फैमिली से सीखता है, परिवार से सीखता है ना। तो इसलिए फैमिली को प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी कहा गया है, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप सीटेट के एग्जाम में, ये प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें इनमें से क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट्स है या आपका जो सिलेबस दिया गया है उनमें यही है। तो ये क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा कर देखने के लिए मिलेंगे। अगर लैंग्वेज हो सकती है थोड़ी बहुत अप डाउन हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल यानी सिंबॉलिक प्ले खेलना शुरू करते हैं? देखिए, पियाजे ने क्या किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। ये चारों स्टेजेस ये आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जो सिंबॉलिक प्ले है, इसका मतलब होता है बच्चा किसी वस्तु को या थिंग को किसी दूसरी वस्तु के रूप में इमेजिन करके खेलने लगता है। जैसे बच्चा क्या कर रहा है, लकड़ी का एक टुकड़ा अगर उसके पास है तो उसको आप कहेंगे कि बेटा ये टेलीफोन है, इससे आप फोन करो, तो वो उसको भी कान में लगाएगा और बात करना स्टार्ट कर देगा। यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़कर या इमेजिन करके देखना शुरू कर देगा। तो ये जो सिंबॉलिक थिंकिंग है वो कब आती है? वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। भी आपका करेक्ट आंसर है। पियाजे के अनुसार मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, पियाजे ने जो
इस जो ये प्रक्रिया है जिसमें आप क्या करेंगे, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को ऐड करेंगे, शामिल करेंगे, उसको आप कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, यानी आत्मसातीकरण। इसकी बात किसने की है? पियाजे ने की है। कैसे? जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि बच्चे ने पहले क्या देखा, 4 पैरों वाला एक कोई जानवर देखा, आप डॉग मान लीजिए। ठीक है, आपने उसको कह दिया कि इसके देखो 4 पैर हैं। ठीक है, तो इसको हम डॉग बोलते हैं। अब अब क्या करेगा कि जब वो 4 पैर वाले दूसरे जानवरों को भी देखेगा तो उनको वो क्या कहेगा कि मम्मा इट्स डॉग। अगर आप उसकी माँ हैं और आपने उसे पहले बताया है तो वो आपको बोलेगा किसी और जानवर को देखकर भी, चाहे वो मान लीजिए काऊ हो, तो वो उसको देख के बोलेगा कि मम्मा इट्स अ डॉग। तो ये उसने क्या किया कि उसने नई इंफॉर्मेशन को, जो नई इंफॉर्मेशन क्या है, फिर आप उसको क्या बताएंगे नई इंफॉर्मेशन में कि नहीं बेटा ये काऊ है, ये डॉग नहीं है। तो उसकी जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी कि 4 पैर वाले किसी जानवर को डॉग कहते हैं, तो उसमें वो मॉडिफाई कर लेगा कि ऐसा नहीं है कि हर 4 पैर वाले जानवर को डॉग ही कहते हैं, काऊ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने पुराने जो स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया, यानी उससे उसने चीजें सीख ली। तो इसको हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन। ठीक है, यानी समायोजन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, नई चीज को पुराने बॉक्स में डालना। ठीक है, अकोमोडेशन क्या होता है, पुराने बॉक्स को बदलना। तो यहाँ में क्या दिया है, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को डालना, उसने मॉडिफिकेशन नहीं दिया। अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना दिया होता तो हम जोड़ते अकोमोडेशन। इसमें नई जानकारी को मौजूदा जो आपका स्कीमा है उसमें शामिल किया गया है, तो इसका आंसर है आत्मसातीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7th क्वेश्चन है आपका। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो वाइगोत्स्की ने जो उनकी थ्योरी दी है, उनको मुख्य रूप से सोशल कल्चरल थ्योरी है उनकी, जो सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका बच्चों को एक कठिन पहेली हल करने में मदद कर रही है, वो उन्हें संकेत दे रही है, इशारे दे रही है। वाइगोत्स्की इसको क्या कहेंगे? कर रही हैं, एक उन्होंने जो कठिन पहेली बच्चे को दी हुई है उसको सॉल्व करने के लिए उसे क्लू दे रही हैं, इशारे दे रही हैं, यानी कि वो पूरा आंसर नहीं दे रही हैं, उन्हें थोड़ी थोड़ी हिंट दे रही हैं ताकि वो खुद अपने टास्क को पूरा कर ले। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस को क्या कहेंगे, जो संकेत और इशारे वो दे रहे हैं उनको हम कहेंगे टेम्पररी सपोर्ट। ठीक है, इस टेम्पररी सपोर्ट से क्या करेगा बच्चा, जो पहेली उन्होंने दी है उसको थोड़े से सपोर्ट से उसे कंप्लीट कर लेगा। तो वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं, इसको वाइगोत्स्की करेंगे स्काई फोल्डिंग। यानी बच्चा कुछ चीजें जानता है और उसको आप थोड़ा सा सपोर्ट अगर देंगे तो वो आगे की चीजें सीख जाएगा और इस सपोर्ट को आगे जाकर आप हटा लेंगे। ठीक है, इस टेम्पररी सपोर्ट को वाइगोत्स्की स्काई फोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? देखिए, कोलबर्ग ने क्या किया है, मॉरल डेवलपमेंट की इनकी थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है इनकी? मॉरल डेवलपमेंट की। तो देखिए, जो क्या है, जो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास है, इसके अंदर क्या होता है कि जब व्यक्ति किस बात को महत्व देने लगता है कि जो दूसरे लोग हैं उसको अच्छा समझे, है ना। अगर आप उसको अच्छा गुड बॉय बोलेंगे तो उसे लगेगा कि सामने वाले भी उसे अच्छा समझे, तो वो क्या किस चीज के लिए जाएगा, अप्रूवल की उसे जरूरत होगी, गुड बिहेवियर दिखाएगा, सोशल रिलेशनशिप्स को महत्व देगा, है ना। तो ये सब कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक स्तर पर बच्चे में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और इरादों को गहराई से समझता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? थी माइनर है। देखिए, क्या इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। देखिए, इंटर अगर आप इसको एक हिंट से याद रखने की कोशिश करें तो जैसे इंटर स्टेट होता है, तो वो क्या होता है, बाहर सारी स्टेट्स के साथ होता है। तो जब वो बाहर की यानी कि दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझेगा तो उसको बोलेंगे इंटरपर्सनल। और जब वो खुद की फीलिंग्स को,
खुद के विचारों को समझेगा तो उसको बोलेंगे इंट्रापर्सनल। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे स्वयं की भावनाओं की बात की गई है। 11th नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, शिक्षकों को कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देनी चाहिए। रीजन है इसका, जेंडर एक जैविक निर्माण है जिसे बदला नहीं जा सकता। देखिए देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, जिसमें जैसे लड़कियां मैथमेटिक्स में कमजोर होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां केवल घर का काम करती हैं, ये स्टीरियोटाइप है। ठीक है, क्लासरूम में टीचर को इन्हें क्या करना है, चैलेंज करना है। ठीक है, इन स्टीरियोटाइप को क्या करना है, चुनौती देनी चाहिए, यानी कि ये सही चीज है। अब बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो रीजन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जेंडर को केवल बायोलॉजिकल फैक्टर के रूप में नहीं समझा जाता, जेंडर रोल्स, एक्सपेक्टेशंस और सोशल और कल्चरल फैक्टर को भी प्रभाव होता है। इसलिए जो सेकंड आपका रीजन है वो गलत है, यानी जेंडर एक जैविक निर्माण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको हम बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं कह सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका यानी रीजन आपका गलत है और असर्शन आपका सही है। ठीक है, तो देखिए ए क्या है आपका सही, ए और आर दोनों सही है, नहीं ए और आर दोनों गलत है, नहीं ये सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही, ये आपका सही है, आर आपका गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान का निष्क्रिय हस्तांतरण करता, जी नहीं। सख्त प्रशासक, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर, जो बच्चों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने में मदद करता है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एक सुविधादाता है यानी फैसिलिटेटर है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस बात पर बल देती है? देखिए ये किस बात पर, जो NEP 2020 है उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग पर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें लर्निंग को अधिक फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक और आसान बनाने पर जोर दिया गया है। यानी बच्चे को हम क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों और सब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन बना के वो क्या सोचता है, क्या उसका डेवलपमेंट होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो रटकर सीखना इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मानकीकृत पाठ्यक्रम सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है, इसको लचीला और बहुविषयक दृष्टिकोण बनाया, यानी हर सब्जेक्ट का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन करके जोड़ने की कोशिश की गई है और उसको बच्चे को सिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब होता है बच्चों को उनकी जो एबिलिटी या डिसेबिलिटी है उसके आधार पर उन्हें अलग करके हमें नहीं देखना है। ठीक है, हमें सभी बच्चों को एक जैसा देखना है, एक जैसा सिखाने की कोशिश करनी है, सभी बच्चे सीख सकते हैं, ये हमें अपने थॉट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, जो विविध आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि कुछ डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ सीखने में देर लगाते हैं, है ना, तो इन सभी बच्चों को एक साथ कैसे सिखाया जा सकता है और कैसे टीचिंग मेथड्स की हम प्रैक्टिस के साथ इन्हें जोड़ सकते हैं, मटेरियल्स का कैसे यूज करेंगे, है ना, ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना नहीं, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक ही कक्षा में उनकी जरूरतों के अनुसार पढ़ाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया क्या है, एक लर्निंग डिफिकल्टी है। ठीक है, जो मुख्य रूप से रीडिंग और वर्ड रिकॉग्निशन से संबंधित है। ठीक है, डिसलेक्सिया रीडिंग, बच्चों को पढ़ने में समस्या आएगी, पढ़ने में कठिनाई आएगी, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे डिस्ग्राफिया होता तो लिखने में कठिनाई होती, ऑटिज्म में आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, या आप मान लीजिए हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसको भी ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। ठीक, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो रचनात्मक आकलन, ये आपका असर्शन है यानी कथन है,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो जो आपकी प्रोसेस चल रही होती है टीचिंग लर्निंग की, उसके साथ में या उसके लगातार होते रहना चाहिए। यह शिक्षकों और छात्रों दोनों को तत्काल फीडबैक प्रदान करता है ताकि सुधार किया जाए। बिल्कुल सही, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, दोनों सही है। आर और ए की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, ये ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। नहीं, ये सही है, आर गलत है। नहीं, ए आर दोनों गलत है। नहीं, आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए, एक बच्चा जो बार बार असफल होने के बाद सोचने लगता है कि प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है, मनोवैज्ञानिक इस प्रक्रिया को या इस थॉट को क्या कहते हैं? देखिए, जब व्यक्ति या बच्चा बार बार फेलर को एक्सपीरियंस करेगा तो उसके बाद वो क्या मान लेता है कि वो कितना भी कोशिश कर ले उसका जो रिजल्ट है वो नहीं बदलने वाला। ठीक है, इसे लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं। ठीक है, ए प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान दिया है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है जॉन डीवी। ये क्या करते हैं, इनका कहना है कि बच्चा जो है वो करके सीखता है, रट के बिल्कुल भी नहीं सीखता है। ठीक है, वो बाहर के अनुभवों से, इन्वायरमेंट में देख के ज्यादा अच्छे से सीखेगा, यानी लर्निंग वो करके एक्टिविटीज से बाय डूइंग सीखेगा अच्छे से। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है? जी नहीं, सन्निहित जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को कभी प्रभावित नहीं करते, केवल नकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, संवेग और संज्ञान दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आंसर है आपका बी। वीडियो अगर पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की लिंक या कहीं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है? देखिए, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, तो इसका मुख्य जो लक्षण होगा वो क्या होगा? रटने की क्षमता? नहीं। दूसरों की नकल करना? नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग? देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन क्या होता है कि जब बच्चा किसी एक क्वेश्चन के जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उनके जो मल्टीपल सॉल्यूशन है उनके बारे में सोचता है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी को इसी से जोड़ा जाता है, यानी क्रिएटिविटी सीधी तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई है। 21st क्वेश्चन देखिए, एक 4 साल का बच्चा बात करते हुए खुद को इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश देता है, वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या है? तो जब बच्चा, जैसे आप छोटे बच्चों को देखेंगे कोई भी टास्क या कोई खेलते समय वो क्या करते हैं, खुद से ही बोलते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी ब्लॉक वाला कोई गेम उन्हें दे दिया तो वो खुद से ही बात कर रहे होते हैं, पहले ब्लॉक में यहाँ लगाऊंगा फिर दूसरा वाला यहाँ लगाऊंगा। इस तरह की जो स्पीच बच्चे में आने लगती है तो इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं हम। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद ही अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था की विशेषता है? देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जब बच्चा ये समझने लगे कि ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी वो मौजूद है, यानी कि खिलौना जब बच्चे के सामने नहीं है तो भी उसे याद रहता है कि मेरा खिलौना कहाँ पर है, वो उसे ढूंढने लगता है। ठीक है, तो ये कब आता है, ये आएगा आपका, आंसर है आपका देखिए, आंसर है आपका संवेदी गामक, यानी कि 0 से 2 वर्ष की उम्र तक, यानी 1.5 साल के आसपास बच्चा अपने जो खिलौने हैं उनको समझने लगता है, उनको ढूंढने लगता है। अगर आप उनको छिपा देंगे तो भी उनके दिमाग में, उनके सेंसेस में वो इमेज बन चुकी होती है। ठीक है, 23 देखिए, सीखने के लिए आकलन
का ध्यान किस पर होता है? देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका मतलब क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य होता है कि आप लर्निंग को इम्प्रूव करें, ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे में आमतौर पर कौन सी कठिनाई पाई जाती है? उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल नहीं, ऑटिज्म वाले बच्चे को सामाजिक कौशल यानी सामाजिक अंतःक्रिया करने में कठिनाई होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा स्पीड तेज रखते हैं ताकि क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे हम जल्दी, है ना। एक शिक्षिका बच्चे को अलग अलग प्रकार के कार्य देती है ताकि उनकी विभिन्न प्रकार की बुद्धि का उपयोग हो सके, और किसके सिद्धांत का पालन कर रही है? देखिए, वो कर रही है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का, ठीक है। आंसर है आपका बी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया है बुद्धि का, इनका सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। तो इन्होंने बताया है कि बच्चों में अलग अलग प्रकार की स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, जैसे लिंग्विस्टिक मान लीजिए, सोशल मैथमेटिकल मान लीजिए, स्पेशियल मान लीजिए, ठीक। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका सेशन और रीजन से क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका, विकास का क्रम सभी संस्कृतियों में बच्चों के लिए समान होता है लेकिन विकास की दर अलग अलग होती है, यानी कि ये बात सही है। विकास पूरी तरह से अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, नहीं, इसमें एनवायरमेंट का भी बिल्कुल सेम रोल होता है, ठीक है। तो ए हमारा सही है और आर हमारा गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तानाशाह, उपदेशक, सुविधादाता या प्रशासक? एक फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए। वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, बच्चे की जो करंट एबिलिटी है, ठीक है, और जो वो अचीव कर सकता है, उसके बीच का जो अंतर है उसको कहेंगे हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की जो वर्तमान क्षमता और किसी बड़े अधिक जानकार की मदद से हासिल की जाने वाली क्षमता के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? ZPD। एक शिक्षिका कक्षा में जेंडर समानता कैसे ला सकती है? लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बिठाकर नहीं, यहाँ पे तो जेंडर वाइसनेस यानी किया जा रहा है, ठीक है। लड़कों को कठिन काम, लड़कियों को आसान काम देकर नहीं, यहाँ पे भी गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं पर चर्चा करके लड़कियों को हमेशा कक्षा मॉनिटर बना के नहीं। हम केवल किसी भी जेंडर को कोई भी बेनिफिट या कोई भी लॉस हम नहीं दे सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें समान रखना है। तो गैर रूढ़िवादी भूमिकाएं कैसी होती हैं? जैसे मान लीजिए हम किसी डॉक्टर को ले आइए जो फीमेल है, ठीक है, या किसी ज्यादातर क्या सोचा जाता है सेना में यानी आर्मी में ज्यादातर लड़के होते हैं, तो अगर कोई ऐसी लेडी है जो इस जॉब में है तो आप उनको लेके आ सकते हैं और उनको बुलाकर चर्चा की जा सकती है। या कुछ ऐसे गोल्स हैं जो आजकल लड़कियां कर रही हैं, कुछ ऐसी चीजें जो लड़के कर रहे हैं, जो रूढ़िवादी जो उनके जो विचार हैं, जैसे लड़के कभी नहीं रोते हैं, ठीक है, ऐसी बातों पर हम क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं, तो उससे जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ावा मिलेगा। आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कक्षा में टॉप करने के लिए पढ़ना नहीं, शिक्षक से इनाम पाने के लिए पढ़ना नहीं, यहाँ पे बाहरी अभिप्रेरणा है। नई चीजों को सीखने की खुद से उत्सुकता है, रुचि है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या दर्शाता है? देखिए, विकास का जो केंद्र है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की तरफ होता है नहीं, ये सेफेलोकॉर्डल है, रुक रुक कर होता है नहीं, केवल पर्यावरण पर निर्भर नहीं। विकास जो है वो क्या है? केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी पहले रीढ़ की हड्डी फिर हाथ पैर, यानी कि बच्चे की आप देखेंगे पहले वो अपनी जो बिग मसल्स हैं उनको चलाना सीखेगा, फिर उनके बाद वो छोटी छोटी उंगलियों या छोटे छोटे मसल्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, पहले वो बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करेगा। कोहलबर्ग के अनुसार जब कोई व्यक्ति सोचता है कि समाज के जो नियम है वो बदल सकते हैं यदि लोगों की कोहलबर्ग के अनुसार जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि समाज के जो नियम है वो बदल सकते हैं यदि वे लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं,
तो वह नैतिक विकास के किस चरण में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि कोलबर की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में इसमें इसमें व्यक्ति क्या समझता है कि जो लॉज हैं या सोशल रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर कोई कानून समाज के लोगों के अधिकारों और वेलफेयर के विरुद्ध है तो उसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। 33 देखिए, एक बच्चा जो गणित की गणनाएं करने में बहुत ज्यादा संघर्ष करता है तो वो किस विकार से ग्रसित हो सकता है। देखिए गणित या कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज को हम कहेंगे डिसकैल डिसकैलकुया। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, डिसकैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेशन में अगर आप यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आती है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, ये आपका असर्शन है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मातृभाषा बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने में मदद करती है, जी ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पियाजे की थ्योरी में संरक्षण यानी कंजर्वेशन का संप्रत्यय किस अवस्था में आ जाता है। देखिए पियाजे ने क्या किया है, ये 4 स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब है बच्चा ये समझ सके कि जो शेप्स हैं या अपीयरेंस है उसको बदलने से क्वांटिटी जरूरी नहीं है कि बदल जाए। ठीक है, यानी एग्जांपल लीजिए, जैसे एक ही मात्रा के पानी को आप एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाल दिया तो बच्चा क्या समझता है कि गिलास का शेप बदल गया है, लेकिन पानी की जो क्वांटिटी है वो वही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, कब आएगी, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत सारे चित्रों का उपयोग नहीं, जो जिस दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको चित्र, ये गलत है। स्पर्शनीय सामग्री यानी टेक्टाइल मटेरियल और ब्रेल का उपयोग करना चाहिए। ठीक, बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी वो छूकर चीजों को समझ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा के लिए कौन सा नया ढांचा प्रस्तावित करती है। देखिए ये जो ढांचा है वो है 5+3+3+4, यानी 5 क्या है आपकी फाउंडेशनल स्टेज है, और यानी कि आप देखिए कहां से, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड, ये 5 आपके क्या हो गए फाउंडेशनल स्टेज। फिर आपका क्या आएगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये इनको हम कहेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, फिर आएगा मिडिल यानी 6th, 7th और 8th, और फिर आपका 4th यानी 8 से लेकर 12 तक। ठीक है, जिन्हें हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। तो ये क्या है 5+3+4। रचनात्मक यानी सृजनात्मक बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। उन्हें रटने के लिए लंबे उत्तर देने चाहिए, नहीं। मुक्त अंत वाले ओपन एंडेड प्रश्न और ब्रेन स्टॉर्मिंग के अवसर देने चाहिए। उन्हें चुप रहने को कहना चाहिए, बार बार एक ही टेस्ट लेना चाहिए, नहीं। उन्हें हम ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि जो जब बच्चा किसी प्रश्न के बारे में कई मल्टीपल तरीकों से उसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच सके, उसे इन चीज के लिए इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हम उन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण का कारक है। देखिए सोशलाइजेशन की वो प्रोसेस जिसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, सोसाइटी के रूल्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको सीखता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, मुख्य रूप से फैमिली आती है।
ठीक है। बाद में बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा, उसके अपने पीयर ग्रुप्स होंगे, मीडिया होगा, ये सब किसमें आते हैं, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। यानी कि स्कूल और मीडिया ये किसमें आ जाएंगे, सेकेंडरी। प्रतिभाशाली बच्चों को एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनकी सीखने की गति धीमी गति होगी नहीं, स्वतंत्र सोच और बौद्धिक जिज्ञासा, हाँ कम आईक्यू नहीं, दूसरों पर निर्भरता नहीं। तो जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनकी स्वतंत्र सोच होगी और बौद्धिक जिज्ञासा यानी इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी और बच्चों से ज्यादा होगी। पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे मौजूदा स्कीमा को नई स्थिति के अनुसार बदलते या संशोधित करते हैं। देखिए यहाँ पे बदलना या मॉडिफाई करना, ये वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा अकोमोडेशन, यानी आप मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो है आपकी सोशियो कल्चर थ्योरी, यानी सोशल इंटरेक्शन के बारे में वो बात करते हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों को सहकर्मी अधिगम और समूह चर्चा में संलग्न करता है, वो किस दृष्टिकोण का पालन कर रहा है? देखिए ये बच्चे को डिस्कस, इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन के माध्यम से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं वो, इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण नहीं, व्यवहार पर फोकस नहीं है, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी नहीं है, सूचना, वो क्या कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन से बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया है। पोर्टफोलियो आकलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? ये बच्चे को पास और फेल में बांटता है? नहीं, बच्चे को हम कोई भी लेवल देने पर फोकस नहीं करते हैं। ये समय के साथ बच्चे को क्रमिक विकास और कार्यों का एक प्रमाणिक संग्रह प्रदान करता है। जी हाँ, यहाँ हम बच्चे का क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जिसमें उसके हम जो डेवलपमेंट उसका चलता जाएगा, जो उसको टास्क देंगे उसमें उसकी जो सहभागिता होगी उसको वहीं की वहीं नोट करते हुए जाएंगे। ठीक है। यानी ये एक तरह से उसका क्या है, पूरा ब्यौरा है जो हम उसको एक समय के पीरियड में कंप्लीट करते हैं। बी, कक्षा में बच्चों की त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? शिक्षक की विफलता के रूप में नहीं, बच्चों की कम बुद्धि के प्रमाण में नहीं, उनके सोचने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में। हाँ, तुरंत लाल पेन से काटकर दंडित किया जाना चाहिए? नहीं, हम बच्चे की जो एरर्स हैं उसको हम क्या करेंगे, एक अवसर के रूप में ही देखेंगे उन्हें। ठीक है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चे की क्या विशेषता होती है? ये शांत नहीं होते हैं। हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं वे एक काम पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और अति सक्रिय होते हैं। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। कोलबर्ग की नैतिक दुविधा यानी मॉरल डिलेमा में हाइंस की कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या मापना था? देखिए कोलबर्ग ने जो मॉरल डिलेमा का उपयोग ये समझने के लिए किया है कि व्यक्ति मॉरल सिचुएशन में किस प्रकार रीजनिंग करता है। जो हाइंस डिलेमा में क्या करेगा, व्यक्ति एक ऐसी मॉरल सिचुएशन उसको दी जाएगी जिसमें वो दो कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाएगा। ठीक है। यहाँ हमें क्या है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि बच्चे ने हाँ कहा या ना कहा, यानी इंपॉर्टेंट ये है कि उसने एक ऐसा आंसर क्यों दिया, उसकी रीजनिंग क्या है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे ये निकलवाने की कोशिश करेंगे कि उसने जो आंसर उसने सिलेक्ट किया है, जो हाइंस डिलेमा के अंदर दो क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे, तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ तक गई हुई है। ठीक है। यानी कि जो उसकी रीजनिंग है, उसकी रीजनिंग क्या है, उसका कारण क्या है। ठीक है। तो इसको मॉरल रीजनिंग को जो समझने की कोशिश बच्चा करने लगता है तो उसको हम कहेंगे बच्चे का नैतिक तर्क। इसके बारे में हम उससे निकालने की कोशिश करेंगे। गार्डनर की शारीरिक गतिक बुद्धि किसमें सबसे अधिक पाई जाएगी? देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि किसमें पाई जाएगी, जो कवि होगा नहीं, जो गणितज्ञ होगा, जो एथलीट या डांसर होगा, ऐसे लोगों में, ऐसे बच्चों में उनकी शारीरिक गतिक जो बुद्धि होगी वो अधिक होगी। ठीक है। NEP 2020 के अनुसार आकलन का ध्यान योगात्मक से हटाकर किस ओर स्थानांतरित किया
या होना चाहिए? रटने पर नहीं, रचनात्मक, फॉर्मेटिव और योग्यता आधारित आकलन पर हाँ, परीक्षा रद्द करने पर नहीं, मानकीकृत परीक्षण पर नहीं, रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है। बच्चों के विकास में खेल का कोई महत्व नहीं है, ये असर्शन है। जी नहीं, बच्चों के विकास में खेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। खेल केवल समय की बर्बादी है। जी नहीं, यानी कि ये आपका असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर है। 50 क्वेश्चन आज के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 50 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम CDPK को कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप देखिएगा, आपको एग्जाम में इसमें से देखने के लिए जरूर क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी इनसे बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।